हेलो एंड वेलकम टू यू ट्यूशन। मेरा नाम है अभिजीत सिंह और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास के सोशल साइंस के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के बारे में। अगर इससे पहले आपने साइंस की वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट दे दूंगा, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन वन पार्टी एंड टू पार्टी सिस्टम। हमें अंतर बताना है वन पार्टी और टू पार्टी सिस्टम के बारे में। अगर ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आएगा तो आपको पॉइंट्स बढ़ा देने हैं, और अगर शॉर्ट में 2 मार्क्स में आएगा सेक्शन ए में तो आपको इतना ही लिखना सफिशिएंट रहेगा। वन पार्टी सिस्टम क्या होता है? कंट्रीज वेयर ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। वो कंट्री जहाँ पे केवल एक पार्टी अलाउ होती है गवर्नमेंट को कंट्रोल और रन करने में, उसे हम वन पार्टी सिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? चाइना। चाइना में केवल कम्युनिस्ट पार्टी अलाउ होती है रूल करने के लिए। अगला है आपका टू पार्टी सिस्टम। कंट्रीज वेयर ओनली टू मेन पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस आर कॉल्ड टू पार्टी सिस्टम। वो कंट्रीज़ जहाँ पे केवल दो पार्टीज़ अलाउड होती हैं इन मेन इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए यानी लड़ने के लिए, वहाँ पे उन्हें हम टू पार्टी सिस्टम कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आपको पता ही होगा कि वहाँ पे डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दो पार्टी हैं, मेन पार्टी, और उन्हीं के बीच में इलेक्शन होता है। अगला क्वेश्चन है स्टेट द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमें यहाँ पे रोल बताना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। यहाँ पे 4 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तो आपको इतना ही बड़ा आंसर लिखना है शॉर्ट आंसर में, और अगर लॉन्ग आए तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज़ करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडिया में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या करता है? करेंसी नोट्स को इशू करता है। किसके बिहाफ में? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में। सेकेंड है द आरबीआई सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ लोन। जो आरबीआई है हमारा वो सुपरवाइज करता है कि लोन का जो स्ट्रक्चर है, पूरा तौर तरीका है लोन को देना लेना और उसकी जो परसेंटेज है, उन सब पे कंट्रोल आरबीआई का रहता है। द आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस। आरबीआई ये भी मॉनिटर करता है कि जो बैंक्स हैं वो कैश बैलेंस को मेंटेन करें। RBI sees that the bank give loan not just to profit making business and traders but also to small cultivators। RBI ये भी इंश्योर करता है कि जो बैंक्स हैं वो केवल प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसमैन को ही लोन ना दे, बल्कि जो स्मॉल कल्टिवेटर्स यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हो गई और स्टार्टअप्स हो गए उनको भी लोन प्रोवाइड करें, जिसमें उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, कम ही प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड गांधी जी कंसिडर नॉन वायलेंस एज सुप्रीम धर्म। गांधी जी ने नॉन वायलेंस को सुप्रीम धर्म क्यों माना था? गांधी जी अडॉप्टेड नॉन वायलेंस एज अ फिलोसफी। गांधी जी ने नॉन वायलेंस को एज अ फिलोसफी अडॉप्ट किया था एंड एन आइडियल वे ऑफ लाइफ, और इसे जीवन का सबसे आइडियल तरीका माना था। अकॉर्डिंग टू हिम फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंस इज़ नॉट ए वेपन ऑफ वीक। उनके हिसाब से जो नॉन वायलेंस की फ़िलासफ़ी है ये कमज़ोर की फ़िलासफ़ी नहीं है। नॉट ए वेपन ऑफ वीक का मतलब ये किसी कमज़ोर व्यक्ति की फ़िलासफ़ी नहीं है। इट इज़ अ वेपन विच कैन बी ट्राइड बाय ऑल। ये एक तरीका है जो कि सबके द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है एग्जामिन द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हमें एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या रोल होता है ये एक्सप्लेन करना है। पहला पॉइंट है पार्टीज़ फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो अपने गवर्नमेंट बनाती हैं और गवर्नमेंट को चलाती हैं। अगला है पार्टीज़ प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग पॉलिसीज़ फॉर द कंट्री। जो पार्टी होती है वो कंट्री की पॉलिसीज़ बनाने के लिए एक डिसिसिव रोल प्ले करती है, यानी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। दे रिक्रूट लीडर्स एंड ट्रेन दैम। वो लीडर्स को रिक्रूट करती हैं और उन्हें ट्रेन करती हैं। पार्टीज़ दैट लूज़ द इलेक्शन फॉर्म अपोजिशन। जो पार्टी हार जाती है, जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, यानी हम कह सकते हैं जो सेकंड नंबर की पार्टी होती है, वो अपोजिशन फॉर्म करती है। और अपोजिशन का क्या काम होता है? जो लीडिंग पार्टी है, विनिंग पार्टी है, वो सही से वर्क करे, इस पर निगरानी रखना। पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। जो पार्टी होती है वो पब्लिक ओपिनियन को बनाती है या बताती है या रिप्रेजेंट करती है। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अनफोल्ड इन द सिटीज़ एंड टाउन्स ऑफ इंडिया। हमें बताना है कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था
वो कैसे सिटीज़ और टाउन्स, इंडिया की सिटीज़ और टाउन्स में फैल गया। द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज़। ये जो मूवमेंट था वो कैसे स्टार्ट हुआ, जो मिडिल क्लास के पीपल थे उनके पार्टिसिपेशन से, और मेनली जो सिटीज़ में रहते थे उनके पार्टिसिपेशन से स्टार्ट हुआ था। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल एंड कॉलेजेस। हज़ारों स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट के स्कूल और कॉलेजेस को छोड़ दिया। मैनी टीचर्स रिज़ाइन, बहुत सारे टीचर्स ने रिज़ाइन कर दिया। लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस, जो लॉयर्स थे उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस छोड़ दी। द काउंसिल इलेक्शन वर बॉयकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास, और मद्रास को छोड़ करके जो काउंसिल इलेक्शंस होते थे उसका विरोध होने लगा और लोग उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने लगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हेल्प बोरोवर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल, एक्सप्लेन। इसमें आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में बताना है। क्या पॉइंट्स हैं इसके? पीपल कैन गेट टाइमली लोन फॉर ए वैरायटी ऑफ पर्पस एंड एट द रीज़नेबल इंटरेस्ट रेट। इसका फ़ायदा क्या होता है, जो लोग होते हैं वो लोन ले सकते हैं अलग अलग कामों के लिए और एक रीज़नेबल इंटरेस्ट के पर। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं आर रेगुलर इन देयर सेविंग्स विच कैन बी यूज्ड एज मोनेटरी हेल्प। वो कैसे होते हैं, उनकी जो सेविंग्स होती हैं वो रेगुलर इंटरवल में होती हैं, जो कि बाद में कभी ज़रूरत पड़ने पर वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स विदाउट कोलेट्रल टू मीट देयर नीड्स। जो मेंबर्स होते हैं वो छोटे छोटे लोन्स भी ले सकते हैं बिना किसी कोलेट्रल के और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। ड्यू टू टाइमली रीपेमेंट बैंक्स ऑल्सो लैंड लोन्स टू SHGs। बिल्कुल टाइम पे रीपेमेंट करने की वजह से जो बैंक होते हैं वो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लोन दे देते हैं। अगला क्वेश्चन है, एसेस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया एंड इट्स पीपल। हमें जो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है, असर है इंडिया और उनके लोगों पर, वो यहाँ पे डिस्कस करना है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ रिजल्टेड इन मोर चॉइसेस फॉर द कस्टमर्स। जो ग्लोबलाइजेशन है उसने कस्टमर्स को ज़्यादा चॉइसेस दी हैं। दिस हैज़ इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। इसने जो लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इम्प्रूव करा है। मल्टीनेशनल कंपनीज हैव इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज सच एज सेल फोन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेट्रा। जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया और इंडस्ट्रीज सेटअप करी जो कि सेल्फ फ़ोन के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक जैसी अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए उन्होंने इंडस्ट्रीज़ का सेटअप करा। न्यू जॉब्स हैज़ बीन क्रिएटेड, नई जॉब्स क्रिएट हुई। सम लोकल कंपनीज दैट सप्लाई रॉ मटेरियल टू MNCs हैव ऑल्सो बेनिफिटेड। और जो कुछ लोकल कंपनीज होती हैं जो MNCs को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं उन्हें भी इससे फ़ायदा हुआ। तो ये थे ग्लोबलाइजेशन के मेनली फ़ायदे ही हैं इसमें जो है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या है? नेम एनी 3 फिजिकल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। और हमें 3 फिजिकल फैक्टर्स बताने हैं जो इंडस्ट्री के लोकेशन पर असर डालती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपका लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। लॉन्ग में अगर आएगा तो आपको जो ये 3 फैक्टर्स है इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, और शॉर्ट में आएगा तो इतना आपको सफिशिएंट रहेगा। प्रोडक्शन ऑफ गुड इन लार्ज क्वांटिटीज़ आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। जो गुड्स हैं उनका प्रोडक्शन लार्ज क्वांटिटी में रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके, और उनका जो प्रोडक्ट होगा वो वैल्यूएबल होना चाहिए रॉ मटेरियल से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्रोडक्शन बोलते हैं। जो इसके 3 फैक्टर्स हैं वो क्या हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल की उपलब्धता, पावर रिसोर्सेज, जहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप हो रही है वहाँ पे पावर रिसोर्सेज होने चाहिए आपके, कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया और वाटर सप्लाई हो गया, ये सब ईज़िली अवेलेबल होना चाहिए। फेवरेबल क्लाइमेट, और जो क्लाइमेट है वो भी फेवरेबल होना चाहिए, बहुत हार्श क्लाइमेट नहीं होना चाहिए, और डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हाउ डू वी नीड टू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज। हमें मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने की क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है? इन ऑर्डर टू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज वी मस्ट सी
टू दैट आवर कंजम्पशन ऑफ मिनरल डज नॉट इंक्रीज आवर वांट्स। जो मिनरल रिसोर्सेज का कंजम्पशन है वो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज रिसोर्सेज आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो रिसोर्सेज है ये भगवान के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट्स हैं हमें हमारे लिए। एंड वी मस्ट यूज़ दीज इन सच अ मैनर दैट आवर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो इन्जॉय दिस गिफ्ट। और हमें इनका इस्तेमाल ऐसे करना चाहिए कि जो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स हैं वो भी इस गिफ्ट को इन्जॉय कर सकें। यानी आप इसे मतलब कि हम लोग इसे ओवर यूज़ ना करें और इसको ख़त्म ना कर दें, बस कहने का मतलब ये है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन बाय ट्रेड। ट्रेड से आप क्या समझते हैं, ट्रेड का क्या मतलब है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल एंड लोकल ट्रेड। और इंटरनेशनल और लोकल ट्रेड के बीच में क्या डिफरेंस है। द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल स्टेट कंट्रीज आर रेफर्ड टू एज ट्रेड। जो गुड्स हैं, सामान हैं, उनका एक्सचेंज लोगों के बीच में, कंट्रीज़ के बीच में, स्टेट्स के बीच में, उसे हम ट्रेड कहते हैं। ट्रेड बिटवीन कंट्रीज़ इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। जो दो कंट्रीज़ आपस में ट्रेड करती हैं, दो या दो से अधिक कंट्रीज़, उन्हें हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। लोकल ट्रेड इज़ कैरीड आउट विद इन सिटीज़, टाउन, विलेजेस ऑफ अ कंट्री। और जो लोकल ट्रेड होता है वो कंट्री के सिटीज़ के बीच में, टाउन्स के बीच में या विलेजेस में होता है, उसे हम लोकल ट्रेड कहते हैं। तो ये थे आपके टॉप 10 बेस्ट क्वेश्चंस एसएसटी के। और आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, उसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि आपको आगे भी ऐसे ही वीडियोस मिलने वाली हैं। थैंक यू सो मच।